जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधा चरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस ग्रह युति दृष्टि सीरीज़ में हम लेकर आए, यदि गुरु और राहु आपकी कुंडली में एक साथ हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है हमारी कुंडली पर और उसके किस हिसाब से फल मिलते हैं, इसी को जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे राधा चरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की आपको समय पर जानकारी मिल सके। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले देख लेते हैं बृहस्पति देव के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और पिता के, बड़े भाई के, मान प्रतिष्ठा के, परोपकार के कारक हैं, ज्ञानवान हैं, धन धर्म सम्मान इसके कारक हैं, अज्ञानता का विनाश करते हैं। बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति का चरित्र बड़ा उज्ज्वल होता है, कीर्तिवान होता है, भाग्यवान होता है। ऐसे लोगों को दैवीय सहायता प्राप्त होती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, जीवन में शुभता आती है और स्वाभिमानी भी होते हैं। अच्छे सलाहकार कहलाते हैं, अच्छे शिक्षक होते हैं, शिक्षा अच्छी प्राप्त करते हैं, राज्य, व्यापार, राजनीति में सफल होते हुए देखे गए हैं और अपने कुल का नाम ऊंचा करने वाली संतान होती है इनके। सुंदर होते हैं, दिखने में आकर्षक होते हैं, तेज होते हैं, मोटे होते हैं, थोड़ा मीठा खाने के शौकीन भी होते हैं। ऐसे लोगों का विवाह भी बड़ा शुभ रहता है, जीवन साथी सुंदर और आकर्षक मिलता है। और देखिए, गुरु से प्रभावित जो भी भाव होगा उसमें शुभता या विस्तार आएगा। मान लीजिए गुरु से प्रभावित अगर आपका चौथा भाव है तो बड़ी अच्छी गाड़ी मिलेगी, बड़ा अच्छा घर मिलेगा, बड़ी वे बेहतर चीज़ें देता है। गुरु हर चीज़ का विस्तार देता है, बढ़ाता है। यदि गुरु आपकी कुंडली में तो आपकी ये सब चीज़ें में शुभता मिलेगी, अच्छा मिलेगा। लेकिन यही बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो जाए तो आपको क्या क्या फल देगा। सबसे बड़ी बात है, ऐसा इंसान अधार्मिक हो जाता है, धर्म का पालन नहीं करेगा, जो जिसका कुल परंपरा में पैदा हुआ उसका पालन नहीं करेगा। पिता और बड़े भाई के सुख में कमी आ सकती है, एजुकेशन में समस्या आ सकती है, पढ़ाई बीच में अधूरी छूट सकती है, व्यक्ति के स्वाभिमान को हानि पहुंच सकती है, धन की समस्या बन सकती है, मान सम्मान में कमी हो जाती है और इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा क्षीण होता है, कमज़ोर होता है। बृहस्पति अशुभ होने से व्यक्ति के विवाह होने में, इस विशेष तौर पर स्त्रियों के विवाह होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, संतान की समस्या आती है, वैवाहिक जीवन खराब भी हो सकता है। स्त्रियों के मामले में पति के साथ संबंधों में दिक्कत आ सकती है, विवाह होने में ही दिक्कत आ सकती है, या विवाह हो भी जाए तो पति के सुख में काफ़ी कमी आती है। बृहस्पति अगर पीड़ित है, बहुत ज़्यादा खराब है, तो ये रोग आपको पीलिया दे सकता है, लीवर के रोग दे सकता है, मधुमेह दे सकता है, मोटापा, गुर्दे के रोग, सूजन और अनेक छोटे मोटे प्रकार के रोग भी देता है। अब देख लेते हैं हम राहु देव के बारे में। राहु देव क्या ग्रह हैं? छाया ग्रह हैं, सबसे बड़ी बात, और हमेशा ये वक्री चलते हैं। ग्रहण के कारक हैं, पापी हैं, ग्रहण लगाते हैं, ऊर्जा के पर लेकिन बहुत अच्छे स्रोत माने गए हैं। राहु केतु हमेशा देखिए अकेला काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, और अगर किसी को देने पाते तो फिर और किसी के सपोर्ट की इनको ज़रूरत नहीं होती। कूटनीति के कारक है, राजनीति के कारक है, बहुत प्रभावशाली है, म्लेच्छ माने गए, अधार्मिक हैं, प्रपंच रचने में महारत हासिल है, भ्रम फैलाने में महारत हासिल है, नवीन तकनीक के कारक है, विदेश के कारक है, लॉटरी, सट्टा, जुआ, धोखा, जितनी भी अचानक होने वाली चीज़ें हैं ना, सबके कारक राहु हैं। शेयर से लाभ लगा लीजिए, यात्रा से लाभ लगा लीजिए, गुप्त धन हुआ, विजातीय विवाह हुआ, दूसरी कास्ट में मैरिज करते हैं, विधवा स्त्रियां होती हैं, उनके कारक है, बुरे विचार, असहमति, भ्रष्टाचार, छल कपट, माया, ये सब राहु की चीज़ें हैं। पितामह के कारक हैं, धार्मिक यात्राएं कराते हैं अक्सर, एक्सरे के कारक हैं, अचानक लाभ हो जाए या हानि हो जाए उसके कारक भी राहु हैं। शराब, मांस, नारियल, हलवा, ये सब राहु की चीज़ें हैं। तमाम तरह की गैसें, किसी अंग का कटना फटना, इंसान का कोमा में चला जाना, कि सभी तरह के जहर, भूत प्रेत, जादू टोना, इन सब के कारक राहु हैं। राहु और केतु सामान्य तौर पर ही अशुभ ग्रह हैं। अब ये यदि आपकी कुंडली में शुभ है तो ये आपको बहुत अच्छा फल देगा, किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, अच्छे आपको धन मान सम्मान सब चीज़ें दिला देगा इकलौता है। लेकिन यही राहु अगर आपकी कुंडली में खराब है तो सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में, आपके जीवन में गलत निर्णय आप बहुत लेंगे, रुकावटें आएंगी, लगातार पैसे का नुकसान होता है, एक अनिश्चितता बनी रहेगी, आपको पता ही नहीं करना है क्या, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, भ्रम पैदा कर देते हैं। धोखा, भ्रम, रोग, संकट, दुर्घटना, अलगाव, दुर्भाग्य, ये सब राहु के साथ, अशुभ राहु के साथ जुड़ जाता है। सर्प दोष से पीड़ित हो सकते हैं आप, प्रेत दोष से पीड़ित हो सकते हैं, कोर्ट अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं, अग्नि से डर हो सकता है, शस्त्र का भय हो सकता है, पतन होता है ऐसे इंसान का, मानसिक रोग लग सकते हैं, उन्माद का कारण बन जाता है, पागलपन, हकलाहट। राहु अगर बुद्ध को या वाणी भाव को पीड़ित करे तो ऐसे इंसान को अगर कई बार हकलाहट का सामना भी करना पड़ता है। रोग देने में आ जाए तो टीबी दे सकते हैं, कैंसर दे सकते हैं, हृदय रोग हो गया, महामारी हो गया, तमाम तरह के त्वचा के रोग या इन्फेक्शन से होने वाले संक्रमण के रोग, ये भी राहु केतु ही देते हैं। बवासीर राहु देता है, सूजन, तमाम तरह के विष जहर से होने वाले रोग, दर्द, गैस, शराब, सब राहु के।
राहु जहाँ बैठता है ना, जिस भाव में बैठा होगा, व्यक्ति पूरी ज़िंदगी उस चीज़ के पीछे भागता रहता है, उस भाव की कारक चीज़ों के पीछे भागता रहता है, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होता। अगर वो मिल भी जाए फिर उससे हायर के लिए सोचता है, और मिल जाए तो उससे ज़्यादा के लिए सोचता है। ऐसे अगर राहु को शांत ना किया जाए ना, पूरी ज़िंदगी आपको भटकाव देगा। अब ये एक आपका धार्मिक ग्रह है, एक आपका अधार्मिक ग्रह है। यदि ये दोनों कुंडली में मिल जाएं तो उसका क्या असर होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात आप एक चीज़ समझिए कि राहु गुरु जो है एक सात्विक शुद्ध और दैवीय शक्ति से संपन्न ग्रह है, वहीं राहु केतु तामसिक प्रवृत्ति का राक्षसी ग्रह है। अब ये दोनों मिल गए तो आपकी कुंडली में चांडाल योग हो गया। ये योग बड़ा है ना अशुभ होता है, जिस भाव में भी बनेगा उस भाव से संबंधित चीज़ों में परेशानी आ जाएगी, शुभ फलों में कमी आ जाएगी और बड़ा ही नुकसानदायक होता है। राहु एक छाया ग्रह है, इच्छा लालच का कारक है, वहीं बृहस्पति देखिए देवगुरु है, ज्ञान और खुशी का कारक है। अब इन दोनों का मिलन एक चांडाल योग का निर्माण कराता है और जो इनमें से भारी होगा, जो इनमें से मजबूत होगा, वो दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा। अब गुरु तो शुभ ग्रह है तो वो तो उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो तो अपना बचाव कर लेगा। राहु अशुभ ग्रह है, अगर ये बृहस्पति को पीड़ित करेगा तो बहुत ही नुकसानदायक स्थिति हो जाती है, बहुत ही अशुभ योग है, शुभ फलों में कमी हो जाती है, नकारात्मकता रहती है ऐसे व्यक्ति के जीवन में, चरित्र में कमजोरी आ जाती है। ऐसे व्यक्ति की सोच को ये बहुत प्रभावित करता है राहु, और ऐसा इंसान होता है परंपराओं से हटकर, एक लीक से हटकर काम करने वाला होता है। नई खोज करने में इसको बड़ा इंटरेस्ट होता है, समाज बदलने की इच्छा भी होती है। और ये लोग वो हैं जो आसानी से किसी से सहमत नहीं होते, ज़िंदगी में चुनौतियाँ बनी रहती हैं, सामाजिक विरोधाभास बना रहता है, बड़े ही बदलाव के कारक होते हैं और कई बार क्रांतिकारी भी देखेंगे। इधर राहु और गुरु का संबंध दो अलग अलग विचारधाराओं का टकराव है। अब अगर राहु ज़्यादा हावी है तो ऐसा इंसान धर्म विरोधी भी होगा, आडंबर करता होगा, पाखंड करता होगा, धर्म के मामले में दिखावा करता होगा, वैसे वो धर्म भ्रष्ट होगा। ये युति अगर लगन पंचम सप्तम नवम दसों में बने तो संघर्ष भी दिलाती है, असफलता देती है, अपयश देती है। बीमारी देने पे आ जाए ये दोनों मिलके तो पाचन तंत्र की बीमारियां दे देते हैं, लीवर की समस्या दे देते हैं, किसी तरह का गंभीर रोग हो सकता है, कैंसर हो सकता है। और बृहस्पति जहाँ भी खराब होगा वहाँ सोच लीजिए कि आपको संतान बाधा, वैवाहिक समस्या, वैवाहिक जीवन के सुख में कमी आएगी ही आएगी। यही बृहस्पति अगर अच्छा है तो आपको शुभ फल मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, उच्च शिक्षा की प्राप्ति भी होगी। अगर इस राहु और गुरु की युति पर और शनि मंगल पापी ग्रह जो हैं इनका प्रभाव आ जाए तो सोचिए कि कोड़ में और खाज लग गया, मतलब ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। तब ये चांडाल योग का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। इन राहु गुरु का संबंध ना काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी इन दोनों की स्थिति विशेष मानी गई। एक दैत्य है, दूसरे देवगुरु हैं। अब इनका संबंध है ना आपस में बड़ा ही नुकसानदायक स्थिति बना दे रहा है। जो हैवी होगा, जो भारी होगा, वो दूसरे के फलों को कम कर देगा। राहु भी विस्तार देता है और बृहस्पति भी विस्तार देता है। मतलब विस्तार का मतलब क्या होगा, जो भी चीज़ होगी उसको बढ़ा देगा। खराबी होगी तो खराबी बहुत बड़े लेवल पे बढ़ जाएगी, अच्छाई होगी तो अच्छाई बहुत बड़े लेवल पे बढ़ जाएगी। देखिए बृहस्पति का असर ना हमारे जीवन में काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। गुरु जो है हमारे विचार और व्यवहार में ना नैतिकता देता है, आगे बढ़ने के लिए बहुत एक आवश्यक चीज़ मान लीजिए। आध्यात्मिकता का बोध होता है, धर्म और परंपरागत विचारधाराओं से हमें जोड़ता है, धर्म की खोज कराता है। शुभ अवस्था में हो तो हमारा धार्मिक आचरण काफ़ी मजबूत होता है, धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का अवसर भी हमें गुरु के कृपा से ही प्राप्त होता है। तो गुरु का असर जो जीवन में होगा ना, वो एक तरह से आपकी धार्मिक प्रगति का कारक बन जाएगा। अच्छे धर्म के संस्थान हुए, धार्मिक संस्थान हुए, धार्मिक यात्राओं का आधार बन जाएगा। व्यक्ति कई बार बहुत अच्छा टीचर हो सकता है, उपदेशक हो सकता है, प्रचारक हो सकता है। तो और वहीं जो राहु है ना, छाया ग्रह है, दैत्य है, और ये अशुभ फल देने वाला पाप ग्रह है। दैत्य गुरु के रूप में भी इसको कई बार कहा जाता है। तो तमाम तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं का कारक राहु आ जाता है। कठोर ग्रह है, शुष्क ग्रह है, जितनी जीवन में संकट परेशानी आई, शनि की तरह काम करता है। जितने भी आपके लाइफ में परेशानी आएगी, संकट आएगी, सब राहु केतु। राहु जो है व्यक्ति के अंदर उद्वेग, निराशा, गुस्सा, क्रोध, ये सब देता है, गलत रास्तों पे ले जाता है अक्सर। राहु को क्योंकि मलेच्छ भी कहा जाता है, नीच कर्म में युक्त रहता है, बाहरी और गलत लोगों के साथ संबंध होते हैं इसके, इसलिए इसको चांडाल भी कहा जाता है। तो राहु क्या होगा, तमाम नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा दर्शाता है, अशुभता और कठोरता देने वाला इसको माना गया। अब ये दोनों ग्रह अपनी अपनी प्रवृत्ति के, अपने अपने नेचर के चलते कभी शुभ और कभी अशुभ स्थिति में हो सकते हैं। अशुभ स्थिति होगी तो गुरु चांडाल बन गया, और शुभ स्थिति होगी तो अपना अच्छा असर भी देंगे, एक नया इंसान खोज करने वाला भी हो जाता है। तो कई हिसाब से देखेंगे तो फ़र्क आता है। खराब योग भी है, अच्छा योग भी है, लेकिन फिर भी खराबी इसमें ज़्यादा है।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर बृहस्पति अपनी उच्च राशि में हो, शुभ प्रभाव में हो, डिग्रियों में मजबूत हो, तो गुरु चांडाल योग का असर बहुत ज़्यादा नहीं रहता। केंद्र में त्रिकोण में कहीं योग बन रहा हो तो भी इसका असर थोड़ा सा कम हो जाता है। बृहस्पति अस्त हो जाए, वक्री हो जाए, तो भी काफ़ी चीज़ों का फर्क पड़ता है। देखिए, राहु जो है ना हमारी लालच, इच्छा, जुनून, भूख, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति वहाँ ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, उदारता को रिप्रेजेंट करता है, शिक्षा को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा इंसान बड़ा परोपकारी हो जाएगा। लेकिन वहीं राहु के मिलते ही कई चीज़ों में फ़र्क आ जाए। राहु एक लेने वाला ग्रह है, वो आपसे चीज़ें लेता है, इतनी हानि कर देता है, इतना नुकसान करता है तो कि इंसान खाली हो जाता है ज़िंदगी में। जबकि गुरु एक देने वाला ग्रह है, ज्ञान देगा, सीखने के लिए आपको प्रेरित करेगा और नई नई चीज़ें आपसे कराएगा, शुभता लाएगा। राहु जहाँ आक्रामकता, लालच, कपटता दर्शाता है, वहीं बृहस्पति सीखने और कौशल के विस्तार को दर्शाता है। अब अलग अलग भाव में इसकी क्या युति होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, राहु और गुरु अगर पहले भाव में हैं तो राहु जहाँ ना सारी इलीगल चीज़ों का कारक है, लालच होगा ऐसे इंसान का, कपट हो सकता है, स्वार्थीपन हो सकता है। बृहस्पति जहाँ आपको सीखने के लिए प्रेरित करेगा, इंटेलिजेंट बनाएगा, नॉलेजेबल बनाएगा। अब पहला भाव जो हमारे आत्म अभिव्यक्ति का, आदतों का, बचपन का होता है, अब यहाँ दोनों मिलके वैसे तो शुभ फल देते हैं और इनकी युति जो है ज्ञान और उच्च शिक्षा का कारक बनाती है। सकारात्मक परिणाम मिले, मतलब कोई अगर खराब इफेक्ट नहीं आ रहा, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी प्रभावशाली, धार्मिक और परोपकारी होगा। अक्सर ये भी देखा गया कि बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने वाले होते हैं, वेदों में और अध्यात्म में अच्छी रुचि रखते हैं और एक्सपर्ट होते हैं। पहला भाव का स्वामी जो होता है आपका काल पुरुष कुंडली के हिसाब से मंगल होता है। यहाँ पर राहु मंगल के प्रभाव से थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है और बृहस्पति जो है आपका वो मंगल का मित्र है, तो चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में रहती है। अब दूसरे भाव में आ जाइए, राहु और गुरु। यहाँ पे गुरु अपनी शत्रु राशि में है, मतलब कि वृष राशि में। अब यहाँ पे जो दूसरा भाव है हमारा फाइनेंस को दर्शाता है, वित्त का या धन भाव भी कहा जाता है। अब ये आपका अगर सब अच्छा है तो थोड़ा सा, लेकिन व्यक्ति शुभ करने वाला होगा, अच्छे काम करने वाला होगा, लेकिन राहु की वजह से ना इसके बोलने में एग्रेसिवनेस होगा, आक्रामक स्वर हो जाएंगे, बड़े तर्कशील हो जाते हैं इंसान, जिद्दी हो जाते हैं। लहजा इनका ऐसा होता है बोलने की भाई कुछ ना कुछ डिस्प्यूट बना ही रहता है और इनका व्यवहार में इतना रूखापन आ जाता है, कई बार घर वालों परिवार वालों से ही नहीं बनती। तो राहु के प्रभाव से ना थोड़ा सा जिद्दी हो जाते हैं, वो सब कुछ हासिल करना चाहते हैं जो भी उन्हें नज़र आता है। राहु अब अगर तीसरे भाव में है तो ये हमारी मानसिकता का दर्शाता है, याद करने की क्षमता, कौशल, सीखने की क्षमता, आदत, छोटे भाई बहन, यात्रा, पड़ोस, ये सब चीज़ें दिखाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा राहु अच्छा प्रभाव देगा। अच्छा प्रभाव क्या देगा? जितने खराब भाव में वहाँ राहु थोड़ा सा अच्छा प्रभाव देता है, जो पापी ग्रह हैं। अब ये क्या होगा, कई बार इसको राहु के प्रभाव से व्यक्ति ट्रैवल करता है, हो सकता है कई बार विदेशी भूमि की यात्रा भी करे, और गुरु साथ होता है तो ऐसे अवसर उसे जल्दी भी मिल सकते हैं। मीडिया के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, डिजिटल मीडिया में सफल हो सकते हैं, नाम हो सकता है, नेम फेम हो सकता है। कई बार ऐसे लोग जो हैं अच्छे कलाकार बन जाते हैं और विदेशी विभागों में भी अच्छा काम करने की क्षमता रखते हैं। राहु हमारे जो है ना छाया मतलब आप सोच लीजिए ऐसी तमाम चीज़ें, जैसे आज की तारीख में आप डिजिटल मीडिया देखते हैं या इवन यूट्यूब लगा लीजिए या किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म लगा लीजिए जो कि डिजिटली काम कर रहा है, सब राहु का कारक है। चौथे भाव में आ जाइए। चौथे भाव में यदि राहु गुरु हो तो यहाँ जो आपका गुरु है वो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से उच्च हो जाता है। तो यहाँ पर आप अपनी संपत्ति देखते हैं, भूमि देखते हैं, माँ के साथ संबंध देखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंसान ना क्रिएटिव हो जाता है। गुरु के परिणाम स्वरूप उसका माँ से बड़ा लगाव बढ़ जाता है, अपनी माँ के आसपास ही थोड़ा सा घूमने वाले हो जाते हैं, उदारता और प्यार करने के लक्षणों के साथ अच्छी एजुकेशन भी लेता है, यात्राओं में इंटरेस्ट लेता है, अच्छाई और सीखने के इर्द गिर्द। देखिए, चौथा भाव ना चंद्रमा का भी है और तमाम ग्रह जितने भी हैं वो चंद्रमा के पास आकर सॉफ्ट हो जाते हैं, माँ के पास आकर सॉफ्ट हो जाते हैं। जब तक राहु के अगेंस्ट में कुछ काम किया ना जाए तो राहु यहाँ चुप बैठता है, शांत बैठता है। राहु के अगेंस्ट में काम किया गया कि राहु बाथरूम का कारक है, टॉयलेट का कारक है, जहाँ आपने बाथरूम टॉयलेट छेड़ाखानी करी कुछ मेजर, वहाँ राहु एक्टिवेट होकर ख़राब करना शुरू कर देता है। अब यही राहु गुरु पंचम में आ गए तो यहाँ देख लीजिए पंचम भाव जो होता है सूर्य की राशि होती है, सिंह राशि। ये राहु और सूर्य आपस में शत्रु हैं, वहीं गुरु और सूर्य आपस में मित्र हैं। अब इसका क्या हो गया कि इस भाव से इसको पुत्र भाव भी कहा जाता है, संतान भाव भी कहा जाता है। थोड़ा रचनात्मकता आती है यहाँ, थोड़े ये एक एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं, कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे काम करने वाले या ऐसी ऐसी चीज़ों को खोज के लाते हैं जिससे कि इनका नाम हो,
लेकिन साथ साथ इनमें व्यसन भी लग जाते हैं, जुए खेलने वाले हो सकते हैं, ड्रग्स लेने वाले हो सकते हैं। तो इस तरह के खराब काम भी राहु के सूर्य की राशि में बैठने के कारण हो सकते हैं। छठे भाव में आ जाते हैं तो अब आपका बुध का भाव है। यहाँ बुध और बृहस्पति में शत्रुता है, लेकिन राहु बुध में मित्रता है। आपके स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करता है, रोग ऋण शत्रु का भाव है। और आपके जीवन में जो तमाम बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, वो भी हम छठे भाव से देखते हैं। तो लेकिन यहाँ राहु अच्छा प्रभाव देता है तो इंसान के पास धन काफ़ी होता है। यहाँ बृहस्पति भी उसी हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है पैसा देने के मामले में। शेयर बाज़ार में ऐसे लोगों का अच्छा हाथ सफल होता है। फाइनेंस के सेक्टर में, बैंकिंग के सेक्टर में बड़ा अच्छा हो सकता है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग बीमार हो सकते हैं, मोटापे से पीड़ित हो सकते हैं, पेट के रोग हो सकते हैं। इस तरह की दिक्कत ये लोग फेस करते हैं। सातवें भाव में आ जाइए। सातवां भाव हमारे विवाह का भाव है, साझेदारी का भाव है। यहाँ पे फिर शुक्र की राशि पड़ती है कालपुरुष कुंडली में। तो ये शुक्र और बृहस्पति की फिर से शत्रुता है। और जैसा मैंने पहले की भी कई मौक़ों पर बताया कि बृहस्पति के यहाँ होने से इंसान को थोड़ा सा मंदिर जाने से बचना चाहिए। राहु भी यहाँ कोई बहुत अच्छा फल नहीं देता। इवन क्या है कि कई बार अगर समस्या ज़्यादा हो तो अलगाव का कारण भी बन जाता है। आपका वैवाहिक संबंध विच्छेद का कारक भी बनता है। तो कई बार शादी में देरी हो जाती है, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ थोड़ा सा मुश्किल से मिलती है। मतलब तमाम तरह की मैरिज से रिलेटेड परेशानियों से गुजरना पड़ता है। आठवां भाव होता है हमारा आयु का भाव होता है। अचानक होने वाली घटनाओं दुर्घटनाओं का भाव होता है, लेकिन एक गुप्त भाव भी है। और इसमें राहु और गुरु की युति कहते हैं सबसे खतरनाक है। जहाँ गुरु रचनात्मक तरीके से मजबूत होता है, काफ़ी आध्यात्मिक ज्ञान, छुपा हुआ ज्ञान वो प्राप्त करता है। और राहु के होने से ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र यंत्र में भी रुचि रखता है। अच्छा ज्योतिषी बन सकता है, अच्छा शिक्षक बन सकता है, भाग्य बताने वाला बन सकता है। लेकिन ऐसे जातक अनुसंधान से बहुत जुड़ते हैं, वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी अपनी महान खोज, अच्छी और बड़ी खोज करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को अचानक नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। यहाँ पर राहु बहुत नेगेटिव रिजल्ट देता है। अब आ जाते हैं नवें भाव में। नवें भाव में जो गुरु का अपना भाव है, गुरु का अपना घर है, उच्च शिक्षा का भाव है, धर्म का भाव है। यहाँ अगर राहु पीड़ित हो रहा है, गुरु पीड़ित हो रहा है, तो व्यक्ति की जो है अध्यात्म की तरफ नेगेटिविटी आ जाती है। हो सकता है वो धर्म को फॉलो ही ना करे या अधार्मिक हो। अच्छा अगर साइन है, सब कुछ चीज़ें पॉजिटिव है, तो शिक्षक बन सकता है, आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन सकता है और अच्छे पद प्राप्ति हो सकती है। लेन देन में उदार हो सकता है। मतलब अच्छे रिजल्ट रहते हैं अगर सब कुछ ठीक है। नहीं तो अगर ख़राब है तो धर्म के मामले में काफ़ी खराबी देता है। अक्सर पितृदोष का कारण भी बन जाता है या बदनामी का कारण भी बनता है। राहु अगर यहाँ नवम भाव में बैठा है तो दो शादी के योग भी बनाता है कई बार, अगर स्थिति अच्छी ना हो तो। अब यही राहु युति की, राहु और गुरु की युति अगर दशम भाव में है तो आप सोचिए कि कैरियर का भाव है, कर्म भाव है, हमारे पेशे को, हमारे व्यवसायिक क्षेत्र को दिखाता है। राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। राहु यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर, उनके यहाँ पे राहु होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। गुरु के मिलने से थोड़ा सा शुभता और आ जाती है, लेकिन गुरु क्या नीच राशि होती है तो इस वजह से कभी ना कभी उसको डाउन स्थिति ज़रूर देखनी पड़ती है। कई बार चीज़ अच्छी ना हो तो नौकरी के लिए भी भागना पड़ता है, कई नौकरियाँ बदलने पड़ते हैं। संघर्ष बहुत करते हैं लाइफ में, लेकिन कुछ कुछ उनको नया सीखने को मिलता है। यही युति अगर एकादश भाव में, 11वें भाव में, तो लाभ भाव होता है। लाभ, समृद्धि, धन, प्रसिद्धि सब ये देता है 11वां भाव। अब यहाँ पे राहु के होने से व्यक्ति काफ़ी अमीर बनता है। जो 11 नंबर की राशि है, मतलब कि कुंभ राशि, उसको राहु की अपनी राशि भी कहा जाता है। तो इस वजह से, और धन भाव में जो गुरु है वो भी धन का कारक होता है, तो काफ़ी पैसा मिलने के चांस रहते हैं। तो फाइनेंशियली अच्छी पोजीशन है। 12वें भाव में आप आ जाइए। यहाँ पे राहु और क्या है, 12वां भाव भी आपका विनाश का, विघटन का कारक है, तोड़ने का कारक है, जीवन का अंतिम चक्र है। तो यहाँ पे जातक के अंदर ना खुद ही एक तरह से सब कुछ त्याग करने की इच्छा आ जाती है। और राहु का फल यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा नहीं देता, दम घुटता है। जो गुरु होता है वो खुला आकाश है, ऑक्सीजन है। यह राहु अपने धुएं से उस चीज़ को, उस ऑक्सीजन को रोकने की कोशिश करता है, बंद करने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति जहाँ अपना पैदा हुए ना, वहाँ कभी भी अपना लाइफ नहीं बिता पाएंगे अच्छे से। ऐसे व्यक्तियों को बाहर ही चले जाना चाहिए, या अपने जो ओरिजिनल जहाँ पे पैदा हुआ है उस स्थान को, शहर को छोड़ के किसी दूसरे शहर में अपना काम करना चाहिए। ट्रैवल बहुत करने की आदत रहती है, लगातार चलने की आदत होती है, बड़ा लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन फिर भी तमाम परेशानियां लगी रहती हैं। अब मैं बता देता हूं आपको कि अगर आपकी कुंडली में
गुरु खराब है तो गुरु के उपाय करें, राहु खराब है तो राहु के उपाय करेंगे। दोनों को बैलेंस करके चलेंगे, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, आपको तमाम चीज़ों का सुख मिलेगा। नहीं बैलेंस होगा तो इन्हीं चीज़ों से संबंधित परेशानी आएगी। गुरु अगर आपकी कुंडली में अशुभ है तो बहुत ही सिंपल सा उपाय है, माथे पर हल्दी, चंदन या केसर का तिलक करें। गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, पुखराज धारण कर सकते हैं और रेगुलरिटी में मंदिर जाएं यदि गुरु अच्छे भाव में। मंदिर में पीले फूल और चने की दाल को दाल अर्पित करें, केले के पेड़ की पूजा करें। हर गुरुवार को केले बांटना शुभ रहेगा। सबसे बड़ी बात, पिता की या पिता समान लोगों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। नाभि और जीभ पे भी आप केसर लगा सकते हैं। चने की दाल, हल्दी, केसर या सोने का दान कर सकते हैं यदि आपकी क्षमता है तो। और बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा, बहुत फलदायक रहेगा। अब यदि कुंडली में राहु अशुभ है तो बहुत सिंपल सा उपाय है, एक मुट्ठी जो अपने सिर से या नारियल लेकर अपने सिर से 7 बार उस बहते पानी में जल प्रवाह करें। पानी आपसे आगे की तरफ जा रहा हो, आपकी तरफ लौट के ना आ रहा हो। शिव बाबा का पूजन कर सकते हैं, भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं, शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए, खीर का भोग लगाइए उनको। माँ काली की, माँ दुर्गा की, गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। अगर राहु ज़्यादा ख़राब है तो कोशिश कीजिए कि आप एक टाइम का खाना अपने किचन में बैठ के खाएं। हलवा बांटिए, सांप को दूध पिलाइए, गोमेद, नारियल, सतनाजा दान कर सकते हैं, मूली, कोयले, खोटे सिक्के दान कर सकते हैं, नीला वस्त्र दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, सोने या चांदी का सांप दान कर सकते हैं। राहु केतु खराब हो, शनि खराब हो तो कभी भी काले या नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर आपको राहु या केतु की दशा खराब कर रही है, नुकसान कर रही है तो काले रुमाल में सूखा नारियल रखकर, काले तिल रखकर और उस पर तेल का तिलक लगाकर काले धागे से बांध लें। सिर से 3 बार घुमाकर किसी भी दिन शाम को, विशेष तौर पर शनिवार को, 3 बार राहु का मंत्र पढ़कर बहा दें। ऐसा आपको 7 शनिवार करना है। ये पूरा प्रोसेस। देखिए, राहु केतु जो है ना, बहुत ही अचानक वाले ग्रह हैं, आपको कब क्या फल देंगे बड़ा मुश्किल है। कोशिश कीजिए राहु केतु के उपाय आपकी कुंडली में चाहे हैं या नहीं है, अगर आप कंसल्ट करके किसी से भी, किसी अच्छे ज्योतिष से कंसल्ट करके, किसी को भी दिखा के आप ये देख सकते हैं कि उसको राहु केतु के जो भी आपके लिए लाइफ टाइम के उपाय हैं उनको आप करते रहिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, सबसे ज़्यादा दिक्कत करने वाले यही 2 प्लैनेट होते हैं, राहु और केतु। जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे नुकसान करेंगे, परेशानी करेंगे, दिक्कत लाएंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। ये आप छोटे छोटे उपाय जो मैंने बताने की कोशिश की है ये आपके लिए लाभदायक रहेंगे। आप राहु के लिए विशेष तौर पे और ध्यान रखिएगा, कभी भी जो खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको हटा दीजिए। शंख, सीप, खोटे सिक्के सब हटा दीजिए घर से। साफ़ सफाई करते रहिए हर शनिवार को, कुछ ना कुछ जो आपको गंदा मिलता है। घर का जितना आप साफ़ सफाई रखेंगे, जितनी स्वच्छता रखेंगे, जितना अच्छा रखेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। हर तरफ से लाभ होगा, घर में सुख शांति होगी, पैसे देने से आपको लाभ मिलेगा, तो सब अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिए छोटे छोटे उपाय आप अपनाएं और डेली बेसिस पे इसको करें, बहुत ही लाभ होगा। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ आई होंगी। यदि कोई आपका क्वेश्चन है तो आप अवश्य हमें पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। जय माता दी।